हेलो 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 एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत वार्म वेलकम। देखिए, 20वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स को बदला था किसने? ऑयल ने। किसने? क्रूड ऑयल ने, कच्चे तेल ने 20वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाया था। और अब 21वीं सदी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा रही है जियोपॉलिटिक्स को? वो है क्रिटिकल मिनरल्स। जी हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी पे। इसी के ऊपर आज का पूरा लेक्चर है। हम पूरे अच्छे से समझेंगे कि मिनरल डिप्लोमेसी क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं मिनरल को लेकर, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के ग्रोथ में, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी और हर एक एस्पेक्ट से, एनर्जी के एस्पेक्ट से। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, डिप्लोमेसी अपने आप में सिर्फ ये नहीं है कि हमारे विदेशों के साथ संबंध क्या है। डिप्लोमेसी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायमेंशन है। जैसे कई लेवल पे डिप्लोमेसी होती है, जैसे पार्टनरशिप डिप्लोमेसी होती है, जैसे आर्म्स एंड वेपन्स की डिप्लोमेसी, जैसे स्पेस डिप्लोमेसी, जैसे एनर्जी डिप्लोमेसी, जैसे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, जैसे वाटर डिप्लोमेसी। अब आप कहेंगे वाटर डिप्लोमेसी, देखिए वाटर डिप्लोमेसी अभी हमने हाल फिलहाल में ही किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पड़ोसी का पानी रोका था ना, याद है ना? तो वो क्या है? वाटर डिप्लोमेसी। बांग्लादेश के साथ भी करते हैं, जो गंगा का वाटर जाता है, पूरा गंगा हमारे इधर से बहती है, ठीक है, और फिर जाती है बांग्लादेश में जहाँ पद्मा हो जाती है, तो वहाँ भी जो शेयर होता है वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करते हैं, बांग्लादेश भी करता है। सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिप्लोमेसी कई लेवल पे होती है और मिनरल्स में भी डिप्लोमेसी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मिनरल। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत तेज चोट पहुंचाना है, ठीक है, बिना युद्ध के, बिना किसी चीज़ के, ग्रोथ को इम्पैक्ट कर देना है, नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर देना है, चाइना अगर चाहे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनकी सप्लाई को अगर डिस्टर्ब कर देना, बहुत झटका लगेगा। कैसे लगेगा आगे समझेंगे। ठीक, देखिए चलिए शुरू करते हैं। जिसको भी हिंदू से पढ़ना है तो सेम टाइटल के साथ हिंदू में मौजूद है ये आर्टिकल, वहाँ से पढ़ लो। ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। ज़्यादा अच्छा हिंदू में है, वह हिंदू से पढ़ ले। और जिसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या समझ में आ रही हैं पर यहाँ मेरे साथ हंसना हंसाना चाहता है, वो भाई यहाँ रहे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। वाई क्रिटिकल मिनरल मैटर फॉर इंडिया, कि क्रिटिकल मिनरल जो है वो भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। पर आप कहोगे भाई क्रिटिकल मिनरल आप कर तो रहे हो, क्रिटिकल मिनरल होता क्या है? तो मेरे दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल वैसे मिनरल्स होते हैं जो किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी में या फिर इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। और ये क्रिटिकल इसलिए हैं क्योंकि इनकी सप्लाई जो है उस देश में वो डिसरप्टेड रहती है, कंटिन्यूस नहीं रहती, फ्लो में नहीं रहती, इम्पोर्ट ज़्यादा की जाती है, अपने देश में अवेलेबिलिटी कम होती है, अगर अवेलेबल भी हैं तो एक्सट्रैक्शन के लिए ना पैसा है ना एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी है। तो हम डिपेंडेंट होते हैं किसी ऐसे नेशन पे जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, यानी कभी भी वो सप्लाई कट कर सकता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स हैं कितने? तो देखिए, भारत सरकार ने 30 मिनरल या 30 एलिमेंट को ऐसा आइडेंटिफाई कर रखा है जो क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। हर कंट्री अपने लिए क्रिटिकल मिनरल खुद चुनती है, ये यूनिवर्सल नहीं है। क्योंकि मान के चलिए कहीं कोबाल्ट है तो कहीं निकल नहीं है, कहीं निकल है तो कहीं टंगस्टन नहीं है। तो अपने हिसाब से हर कंट्री अपना क्रिटिकल मिनरल चुनती है। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। चलिए देखिए, इंडिया है जो ट्रांजिशन कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, यानी बदलाव कर रहा है, बदलाव की ओर अग्रसर है। किन चीज़ों में? क्लीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ठीक है। और ये सब इम्पॉसिबल है अगर हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ चल रही है ना हरे नंबर प्लेट के साथ, या फिर आप ऐसे समझो जो ई रिक्शा चल रही है जिसने रोड के ऊपर बहुत जाम लगा रखा है, कयामत है भाई। तो ई रिक्शा में कौन सी बैटरी लग रही है? लिथियम बैटरी लग रही है भाई। लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ हो रहा है ई रिक्शा में। और लिथियम कहाँ से आ रहा है? फिर वही बात, चाइना से। या फिर हम कहाँ से मंगा रहे हैं? ABC ट्रायंगल, यानी अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। ये कहाँ है? तीनों साउथ अमेरिकन नेशन है, वहाँ से। तो
हम इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस्ड है या इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पॉल्यूशन के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते। दूसरा क्या, क्लीन एनर्जी। क्या बना रहे हैं, सोलर पैनल। क्या बना रहे हैं, विंड एनर्जी। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहीं तो स्टोर करना है ना। कहाँ स्टोर करोगे, बैटरी लगेगी, उसमें भी बैटरी लगेगी, और फिर बैटरी किस चीज़ से, लिथियम से। या फिर उसमें जो पूरा पैनल है उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन में ज़रूरत है, बैटरी बनाने में तो है ही। तो इन सभी चीज़ों में मान लीजिए कोई डिफेंस का हम इक्विपमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब मिसाइल को चाहिए कि अल्ट्रा लाइट, कोई समझिए कोई अल्ट्रा लाइट मेटल चाहिए, अब वो नहीं है अपने पास, तो वो भी क्रिटिकल मिनरल में है। तो ऐसे ही इन सभी चीज़ों के लिए जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंडिया बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों में क्रिटिकल मिनरल या रेयर अर्थ एलिमेंट की भूमिका है, और हमारे पास वो नहीं है, इसलिए तो ये क्रिटिकल है। समझ रहे हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा। ऑल दो मैंने इन सभी का नाम पहले भी ले लिया है। ये देखो यही मिनरल, एक फ़ोटो, जिन्होंने मिनरल नहीं देखा मिनरल को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, ये देखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा अपने आप को मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक, थोड़ा एडजस्ट कर लो कुछ टाइम के लिए। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस। अब चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों क्रिटिकल है, क्यों हम इन्हें क्रिटिकल कह रहे हैं भाई। ठीक है, मिनरल है, इंपॉर्टेंट है, पर क्रिटिकल क्यों है, चैलेंज क्या है, देखते हैं। पहला, इंडिया के पास डोमेस्टिक रिजर्व एक तो लिमिटेड है, यानी इंडिया के पास वो सारे मिनरल्स या वो सारे एलिमेंट्स बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, हम हैविली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट में कौन डोमिनेट कर रहा है मेरे भाई, यही जिसको नहीं करना था। समझ रहे हो ना, ये देख लो, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा काम तमाम। चाइना भाई साहब, चाइना की स्थिति मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए। कंट्रीज विथ लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व, ठीक। क्रिटिकल मिनरल या रेयर अर्थ एलिमेंट मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, एक ही मतलब है दोनों का। तो यहाँ देखो कि भाई सबसे ज़्यादा रिजर्व्स किसके पास है, तो यहाँ 44 मिलियन टन्स जो है किसके पास है, अकेले चाइना के पास है, ठीक। इंडिया कहाँ है, 6.9 मिलियन टन्स। देख रहे हो डिफरेंस, ये देखो कितना डिफरेंस है यार, यहाँ से सीधे यहाँ, तो बहुत डिफरेंस यहाँ है। दूसरा, ये तो हो गई रिजर्व की बात कि अपने पास मौजूद है। प्रोडक्शन कौन ज़्यादा कर रहा है, उसमें भी भाई साहब है, लगभग लगभग 70% प्रोडक्शन जो है यही चाइना कर रहा है, और चाइना से अपनी बनती है, नहीं बनती ना। तो क्या प्रॉब्लम है कि चाइना टाइटनिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल, कभी भी एक्सपोर्ट को वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लेगा। तो इससे क्या होगा, सप्लाई रिस्क बढ़ता है कि भाई किस दिन ड्रैगन का दिमाग घुमा कि हाँ भाई अरुणाचल का विवाद है, ऐसे वैसे है, रोक दो, सप्लाई रोक दो, तो अपना पूरा रिस्क में आ जाएगा ना। पूरा जो भी हम ई ई ई ई कर रहे हैं, ग्रीन 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 कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बैटरी लगा रहे हैं, सारी चीज़ें ठप पड़ सकती है। इकोनॉमिक लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको क्या है, दिस मेक्स क्रिटिकल मिनरल अ मैटर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, कि भाई अब जो हम पूरा जियो थर्मल से हट के पूरा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमको स्टोर कहाँ करना है, बैटरीज में स्टोर करना है। तो एनर्जी सिक्योरिटी है। अगर बैटरी के लिए एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे तो बैटरी बनेगी ही नहीं, नहीं बनेगी तो कहाँ जाएंगी चीज़ें। अभी तो हम सेटअप ही कर रहे हैं ना, कौन सा हमारा पूरा तैयार हो रखा है माजरा रिन्यूएबल एनर्जी का, तो हमको सेटअप करना है, पूरे एनर्जी को पूरे भारत को देना है। तो एनर्जी थ्रेट है, इकोनॉमिक थ्रेट है कि भाई मान के चलिए अगर इन्होंने कट कर दिया तो हमको अलग जगह से मंगाना पड़ेगा। अलग जगह से जब देखेंगे लोग कि हाँ सप्लाई डिसरप्टेड है, तो ऑब्वियस है कि दाम दाम जो है पूरा ऊपर चला जाएगा, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो है वो इम्पैक्ट में आ जाएगा। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भाई अगर रोक दे चाइना और कहे जब तक नहीं देंगे, हम कुछ करने ही नहीं देंगे एक्सेस जब तक अरुणाचल का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाए, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये कोर चैलेंजेस है, इन्हीं के कारण तो ये क्रिटिकल है मेरे दोस्त। एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरे से इम्पॉर्टेंट है, तीसरे से जहाँ अवेलेबल है वहाँ से अपनी बनती नहीं है ड्रैगन भाई साहब से। क्या करें, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कैसे सॉल्यूशन निकाल रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है इस पोजीशन पे। चलिए मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ, आ गया, देख लो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लिखा है और टू प्रोन्ज स्ट्रैटेजी है। मैं वापस यहाँ आ गया, ठीक। तो इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों, दो तरीके से इंडिया इस पे काम कर रहा है। पहला शॉर्ट टर्म में, दूसरा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में क्या है कि सिक्योर इमीडिएट ओवरसीज एक्सेस,
कि जहाँ जहाँ से भी हम मंगा रहे हैं ना चीज़ें दुनिया में, वहाँ से हम इस चीज़ को यानी ट्रेड को यानी इंपोर्ट को सिक्योर रखें, वहाँ से रिश्ते अच्छे रखें, वहाँ पार्टनरशिप बढ़ाएं, ठीक है, व्यापार को थोड़ा फ्लरिश रखें। हम बायलेटरल या मल्टीलैटरल पार्टनरशिप को हवा दें, समझ रहे हैं, जहाँ से भी हम ले रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक तो अगर वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा वहाँ भेज रहे हैं, तो हम चाहते हैं उतना ही हम वहाँ एक्सपोर्ट भी करें, ताकि जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो बना रहे, एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो एक तो ये है कि जहाँ से आ सकता है वहाँ से पहले सिक्योर करो, और बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनरशिप पे फोकस करो कि कुछ ऐसा तालमेल बैठे कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म में हम क्या काम कर रहे हैं, यही तो मेन काम है भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सुना है ना आपने, ये मेन काम है कि हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक। डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का रिजर्व है तो उस रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करना हम सीखें। अगर जम्मू कश्मीर में मान के चलिए हमको लिथियम के भंडार मिले हैं तो हम उसको अच्छे से निकाल पाएँ, सही तकनीक और सही लागत से निकाल पाए, ताकि वो हमको बेनिफिट कर पाए अक्रॉस द वैल्यू चेन। मतलब माइनिंग से लेके उसको एक प्रोडक्ट बनाने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो हर चीज़ में हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़, ऐसा नहीं कि भाई और हमने यहाँ से तो निकाल लिया, ठीक है, जादू घोड़ा से यूरेनियम निकाल लिया, उसको प्रोसेस करने कहाँ भेज रहे हैं, यूएसए भेज रहे हैं, तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। निकालना भी यहाँ है, प्रोसेस भी यहाँ करना है, उससे जो बनाना है वो भी यहीं बनाना है, ठीक। तो ये पूरे वैल्यू चेन में देखिए, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सारा काम जो है अपने को यहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म में हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। बीते हुए 5 साल में इंडिया ने लगभग 1 दर्जन इंटरनेशनल पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मिनरल पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इससे हमको रियल आउटकम मिल रहा है, या फिर हमको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने कैपेबिलिटीज़ पे। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, हमको अपने कैपेसिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड करना है, ठीक है। हम मान के चलिए किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ अगर हम यूएसए के साथ मान लीजिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए उनकी टीम आई, हमारी टीम, या फिर दो किसी फर्म ने इंटरलिंक करा, कहीं से हमने मिनरल निकाला, उसके बाद क्या वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके वापस चल गए, हमारा एक बार को तो काम हो गया, पर इससे क्या आउटकम निकलेगा, इससे हम सीख पाएंगे, अपनी कैपेसिटी डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो करना यही है, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या है कि भाई इंडिया के की मिनरल पार्टनरशिप्स क्या क्या है, कौन कौन से देश क्या क्या भूमिका प्ले कर रहे हैं इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स में, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम समझेंगे मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद जापान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ऑल दो इस आर्टिकल में और भी थे, बट ये 4 मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है भी, तो इसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है मेरे दोस्तों मोस्ट रिलायबल पार्टनर है, ठीक है, सबसे भरोसेमंद साथी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प भाई साहब आ गए और कह दिया कि 500% लगान देना पड़ेगा, 500% टैरिफ, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब लंबे समय से जो चीज़ें चलते आ रही हैं वो स्मूथली चलते आ रही हैं। दूसरा क्या है, लिथियम और कोबाल्ट के वहाँ अच्छे रिजर्व्स है, अच्छे भंडार हैं। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी है इंडिया के साथ, मतलब अलग अलग जगह हमने कोलैबोरेट भी करके रखा है, जैसे क्वाड हो गया, जैसे G20 हो गया, इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव में, इंडो पैसिफिक ग्रुप हो गया, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया के साथ चलते हैं, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप 2022 में हुई। दूसरा क्या है कि भाई लिथियम को लेके और कोबाल्ट को लेके 5 प्रकार के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जो चल रहे हैं इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर संयुक्त रूप से, ठीक है। और क्या करते हैं, जॉइंट रिसर्च करते हैं और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सबसे अच्छा, मतलब समझिए सबसे मोस्ट रिलायबल काम जो है क्रिटिकल मिनरल्स में या रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, वो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जापान। जापान जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमको सिखा रहा है, या समझिए उससे हम सीख रहे हैं। कैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड के साथ, किसका, जापान का। मतलब जो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड हमारी बॉडी है ना, उसके साथ जापान बहुत पुराने समय से काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पे फोकस कर रहा है कि किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, तो रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोडक्शन से लेके उसको एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट या वैल्यूएबल गुड बनाने तक, वहाँ तक, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल फोकस हम किससे ले रहे हैं, जापान से ले रहे हैं।
दूसरा क्या है, और ये चीज़ आगे चल के एक्सपैंड भी करेगी, मतलब इंस्टीट्यूशन पे तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट एक्सट्रेडिशन एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, थर्ड कंट्री मिनरल प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। मान लीजिए अफ्रीका के चैड में हमको एक्सट्रैक्शन करना है, तो इंडिया और जापान दोनों साथ जा रहे हैं, ठीक है, और साथ मिलके वहाँ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो जापान डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव डिप्लोमेसी से, कि मतलब अगर चाइना ने अचानक से बंद कर दिया सप्लाई को, तो हम हड़बड़ में आ गए कि हाँ ऑस्ट्रेलिया से ले, कि बोलीविया से ले, कि चिली से ले, कि बेलारूस से ले, हम कहाँ जाएं। इससे अच्छा है कि तुम पहले से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रिपेयर्ड रहो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, ठीक है। तो इस पे जापान हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। तीसरा क्या है, अफ्रीका। ये फ्लैग जो है ना मेरे दोस्तों, ये अफ्रीकन यूनियन का फ्लैग है। कोई ऐसा ना कहे कि अफ्रीका तो है वो कॉन्टिनेंट है, आप फ्लैग कहाँ से ले आए अफ्रीका, तो अफ्रीका यूनियन का ये फ्लैग है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का। तो अफ्रीका में क्या है कि अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, यूरेनियम जैसे खनिजों के भंडार हैं, और हिस्टोरिक ट्रेड लिंक भी है इंडिया के साथ अफ्रीका का। याद है ना, अब्दुल माजिद केप ऑफ गुड होप से लेके आया था पूरा यहाँ तक, ठीक है, कहाँ, कैलिकट तक, किसको, वास्को डेगामा को, याद है ना। तो वो अफ्रीका से ही तो ट्रेड चल रहा था अब्दुल माजिद का, तो साथ में आया था। तो एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत पुराने समय से हिस्टोरिक ट्रेड चलता है हमारा अफ्रीका के साथ। दूसरा क्या है, नामीबिया के साथ लिथियम, रेयर अर्थ और यूरेनियम को लेके एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। जाम्बिया के साथ कॉपर, कोबाल्ट, एसेट एक्विजिशन बातें यानी बातचीत अभी चल रही है, टॉक्स अभी प्रोसेस में है। लेकिन चैलेंजेस है, अफ्रीका के साथ कुछ चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि लोकल जो है ना वो वैल्यू एडिशन चाहते हैं, मतलब इसको आप समझिए, ये थोड़े समझने की चीज़ है। पहले क्या होता था, इंडिया गया, मान के चलिए वहाँ निकल मिल रहा है, हमने अफ्रीका में निकल खोदा, निकल को अपने जहाज़ों में भरा और अफ्रीका को कहा ये लो निकल का पैसा, चले हम राम सलाम। गए इंडिया में प्रोसेसिंग किया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई और फिर दुनिया में बेच के बड़ा नफ़ा कमाया। ये बात अफ्रीका को समझ में आई कि भाई मिट्टी हमसे खरीदते हैं, फिर अपने में इसको सोना बना लेते हैं ले जाकर और बड़ी कीमत कमाते हैं। तो उनको समझ में आया कि इससे हमारा क्या फ़ायदा, हम तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अफ्रीका अब कहता है कि आप लोकल वैल्यू एडिशन करो, यानी आप पूरा सप्लाई चेन यहीं बनाओ, यानी यहीं निकालो, यहीं प्रोसेसिंग करो, फैक्ट्रीज लगाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ, लोगों को स्किल सिखाओ, लोगों को रोजगार दो, काम दो। इससे क्या होगा, अफ्रीका ग्रो करेगा, ना कि अफ्रीका की मिट्टी बेचने से अफ्रीका ग्रो करेगा। ये बात उनको समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा लोकल वैल्यू एडिशन का प्रेशर रहता है इंडिया पे या और किसी पे। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड वेस्टर्न फर्म, कि भाई ये लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, यानी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। कौन, चाइना और वेस्टर्न फर्म्स। तो इंडिया को थोड़ा वहाँ जाके एक्सट्रैक्शन करना एक मुश्किल टास्क होता जा रहा है। तो क्या है, इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल अप्रोच, नॉट एक्सट्रैक्शन ओनली डील्स, है ना। जैसे मैंने कहा कि एक इंडस्ट्रियल अप्रोच, पूरी तरीके से प्रोसेसिंग वहीं करना, वहीं के लोगों को रोजगार देना, वहाँ वैल्यूएबल गुड बनाना, प्रॉफिट भी कमाना, बट है ना एक ईएसजी वाले चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ईएसजी है ना, एनवायरमेंटल सस्टेन गवर्नेंस, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे काम करना है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में क्या है, लैटिन अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका ये साउथ अमेरिका का झंडा है मेरे दोस्त। तो लैटिन अमेरिका में क्या है, फोकस कंट्री कुछ ही है, जैसे अर्जेंटीना, चिली, पेरू और ब्राज़ील। ये देखो ए बी और सी, लिथियम ट्रायंगल यही है, सबसे ज़्यादा लिथियम। तो ये कंट्रीज़ जो है वो लैटिन अमेरिका में यानी साउथ अफ्रीका में फोकस में है। और इंडिया जो है मेरे दोस्तों, इंडिया एक इनिशिएटिव का नाम है खनिज, के ए से खनिज विदेशी, माफ़ कीजिएगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये काबिल, वो वाला काबिल नहीं कि काबिल बन रहे हो, वो वाला काबिल नहीं है, ये खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये अर्जेंटीना के साथ इसने एक सौदा किया है या एग्रीमेंट किया है 200 करोड़ का, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीमेंट। इस मतलब अर्जेंटीना में लिथियम का एक्सप्लोरेशन भी होगा और वहाँ डेवलपमेंट भी किया जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। किसके द्वारा, ये काबिल के द्वारा, ठीक है। वहाँ भी चैलेंजेस क्या है कि इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है और नीड फॉर वैल्यू चेन, वही कि हर चीज़ आप यहीं करो, प्रोडक्शन से लेके एक्सट्रैक्शन से लेके चीज़ें बनाना वगैरह 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 सब यहीं करना है, ठीक है। पार्टनरशिप बियॉन्ड एक्सट्रैडिशन, वहाँ भी डिमांड है कि सिर्फ आप लेके
यहाँ से खोद के लेके चले जाओ, वो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस रिक्वायर लोकल प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। सेम चीज़ जो यहाँ मैंने आपको बताया ना कि लोकल प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक्सट्रैक्शन करके लेके चले गए उसकी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुत्ते डॉगीज़ बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं क्योंकि सर्दियों का रात है और आपको पता है वो हाउलिंग करते हैं सर्दियों में, तो ये भी एक कारण है। चलिए, वाई दिस सेगमेंट स्ट्रैटेजी स्मार्ट, ठीक है। ये जो इंडिया कर रहा है ना, इधर उधर से अलग अलग जगह से इंपोर्ट करवाना, ये सब चीज़ें क्यों स्मार्ट है, क्यों स्मार्ट मूव है इंडिया का, ठीक। कि हम लिथियम चाइना से भी मंगाते हैं और ABC से भी मंगाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाते हैं। क्या कारण है, समझते हैं एडवांटेज क्या है। रिड्यूस सिंगल कंट्री डिपेंडेंस, वही कि अगर चाइना डिसरप्ट कर भी देता है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और अगर हम घरेलू रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए तो वो सबसे अच्छा है। दूसरा क्या है, स्प्रेड जियोपॉलिटिकल रिस्क, कि भाई हम किसी के सॉवरेंटी में नहीं, मतलब हमारे सॉवरेंटी पे कोई थ्रेट नहीं करेगा, समझ रहे हो। कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं आएगा। अगर एक से संबंध खराब होने लगे तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, ये ऑप्शन है। तीसरा क्या है, अलाइन ईच रीजन विद इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ, जहाँ जो चीज़ हो सकती है वहाँ हम वो चीज़ कर रहे हैं। जैसे देखिए, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में वहाँ टेक्नोलॉजी तो है नहीं, है क्या, रॉ मटेरियल, तो हम वहाँ से रॉ मटेरियल उठा ले रहे हैं। जापान और वेस्ट में क्या है, प्रोसेसिंग सही से हो रहा है तो हम वहाँ प्रोसेसिंग करवा ले रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्नोलॉजी बढ़िया है तो प्रोसेसिंग किए, यानी प्रोसेस्ड किए हुए लिथियम को अब हमने साफ़ कर लिया। पहले वहाँ से रॉ उठाया, फिर प्रोसेसिंग में उसको साफ़ कर लिया, और साफ़ करके उसको बैटरी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे कोलैब कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स से। तो हमको बैटरी एक बन के पूरी मिल रही है। तो जिसके पास जो शक्ति है हम उस शक्ति से ही, समझ रहे हैं, उस शक्ति के हिसाब से ही उस रीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया। और बिल्ड रिसिलियंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन, और पूरे वैल्यू चेन में हम कंटिन्यूसली डेवलपमेंट ला रहे हैं, कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि उसको और बेहतर बना सके। तो ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का भारत का फ़ायदा है, भारत का नाफा है, यानी भारत को इस तरीके से चलने से ये फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। कोर लेसन क्या है, प्रोसेसिंग इज द रियल बॉटलनेक, ठीक। अब देखिए कोर लेसन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अक्रॉस द रीजन अ क्लियर लेसन इमर्ज, सिक्योरिंग ओवर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग आर द रियल चोक पॉइंट। कि मतलब अगर आप मान के चलिए भारत में कहीं खनिज है, ठीक है, वहाँ से सिर्फ उसको निकाल लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई ओर मिल गया अब वहाँ से हम उसको निकाल लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आलू को सोना बनाता है, वो क्या है, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग। आप प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में लगती है टेक्नोलॉजी। अगर आप ये करते हैं ना तो भाई जो चीज़ निकल के आएगी ना आलू से, सोना, उस सोने की कीमत होती है मेरे दोस्त। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सप्लाई क्या है इंडिया की, वही जो मैंने बताया, इसको समझिए। अपस्ट्रीम यानी माइनिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो भाई हम अफ्रीका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में कर रहे हैं। मिड स्ट्रीम यानी प्रोसेसिंग जापान और वेस्ट एशिया में कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम यानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और USA का। और डाइवर्सिफिकेशन हेज यानी एक बैकअप ऑप्शन में हम रखते हैं रशिया को। मतलब रशिया जो है ना, एक फ्रेंडली नेचर, वैसे तो जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट नहीं होता, बट एक फ्रेंडली नेचर हमेशा है कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें अगर कट भी कर जाती है ना तो रशिया से हमको एक सपोर्ट मिल सकता है। एक सपोर्ट के लिए हम हेज के लिए एक बैकअप ऑप्शन में रशिया को रखते हैं। तो ये पूरा वैल्यू चेन स्ट्रेटेजी है इंडिया की, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपस्ट्रीम में जैसा मैंने आपको बताया कि ओवर एक्सट्रैक्शन, रॉ मटेरियल सप्लाई होता है। मिड स्ट्रीम के प्रोसेस में क्या होता है, मिनरल रिफाइनिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, प्योरीफिकेशन। और डाउन स्ट्रीम में बैटरी प्रोडक्शन, EV इलेक्ट्रॉनिक या जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लेक्चर आई थिंक 23 मिनट, ठीक है, लास्ट है। तो स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक फ्रेमवर्क की घरेलू फ्रेमवर्क, घरेलू ढांचे को, घरेलू संरचना को स्ट्रेंथन करना क्यों ज़रूरी है, इसको समझते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पार्टनरशिप विल सक्सीड ओनली इफ इंडिया स्ट्रेंथन इट्स डोमेस्टिक इकोसिस्टम। कि हम इंटरनेशनली भी अगर पार्टनरशिप चला रहे हैं ना, उसके लिए भी हमको ज़रूरत है कि हम अपने डोमेस्टिक इकोसिस्टम को थोड़ा और मजबूत करें, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रोसेस जो हो रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बाहर की कंट्रीज आके कर तो लेंगी माइनिंग, लेकिन उससे नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, अपने को। पूरा अगर आपने धुआं धुआं कर दिया, दिक्कत किसको है, माइनिंग कहाँ हो रही है, भारत में। मान लीजिए हमसे नहीं हो पाई, किसी को बुलाया उसने किया,
दिक्कत किसको होगी? अपने को। ESG कॉम्प्लायंसेस की भाई इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन तीनों क्षेत्रों को देखते हुए चीज़ें करनी है, एक तरफा नहीं कि इतना इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए कि सोसाइटी को कुछ नहीं दिया, मतलब ट्राइबल को डिस्प्लेस कर दिया वहाँ से, ठीक है, किसी को काम नहीं दिया। अब मिथा माइथा क्या है, MIC माइथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल में हुआ, ठीक है, वो क्या है, सोशल कॉज है। आपने ध्यान नहीं दिया, पूरा का पूरा शहर साफ हो गया भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में। दूसरा गवर्नेंस, कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स जो कंपनी के लेबर हैं उनका एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंसी या लाइसेंसिंग को अच्छा रखना है, ऑक्शन को अच्छा रखना है, ताकि विदेशी कंपनियां आ पाएँ, अच्छे से निवेश कर पाएँ, अच्छे से चीज़ें चला पाएँ, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडिया में ही हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, हर चीज़ इंडिया में हो। तो लाइसेंसिंग अच्छा रखना है, ईज़ ऑफ लाइसेंसिंग रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ऑक्शन सही से कंडक्ट कराने हैं। अगर कोई माइन का ऑक्शन हो रहा है तो वो पहले से फिक्सिंग ना हो, वो ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, यही ESG वाली चीज़, और रिसाइकलिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इंडिया को, ताकि जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है ना उसको हम एक्सेस कर पाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप या तो फॉरेन से टेक्नोलॉजी खरीद लें, जो कि एक टेम्पररी जुगाड़ है, या फिर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करें, ठीक है। यही सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंडिया की डिप्लोमेसी जो अभी चल रही है मिनरल को लेके, ये और ज़्यादा मेरे दोस्तों मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलिए कंक्लूजन क्या है समझते हैं। इंडियाज़ मिनरल डिप्लोमेसी मस्ट मूव बियॉन्ड सिक्योरिंग रॉ ओर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ रॉ ओर्स निकालने से कुछ नहीं होगा, टू बिल्ड रेसिलियंट, हमको खुद को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इन टू एंड वैल्यू चेन सप्लाई, मतलब हर एक स्टेज पे अपने आप को इनकरेज करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बाय अलाइनिंग अपस्ट्रीम माइनिंग, midstream processing, downstream technology and diversify hedge across the trusted partner, India can reduce vulnerability, counter China dominance and secure its clean energy transition। मतलब हर एक लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, हर एक लेवल पे खुद को भी सशक्त करना है और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ अच्छा अलाइनमेंट बना के रखना है। तभी जाके इंडिया जो है, जो वर्नेबिलिटी है, यानी जो हम बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, दिमाग पे प्रेशर है ना चाइना को लेके कि कब सप्लाई कट कर दे, उसको काउंटर कर पाएंगे और अपने क्लीन एनर्जी का जो सपना है, जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो नहीं पर 30 मिनट के अंदर में ही है, समझ में आपको आई होंगी चीज़ें, डिप्लोमेसी इंडिया की समझ में आई होगी, कैसे वो 2 लेवल पे प्लान करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कौन सी कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को देते हैं विराम। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। कोई भी शंका कुशंका किसी प्रकार की हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। दिस इज शशांक सिंह, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।